आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। चूंकि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 15 घंटे का वक्त रह चुका है। वोटर अपना मन बना चुका है, वोटर्स अपने मुद्दे तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने वोटर्स को साधने की जो कोशिश है वो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। इस बार सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पर है तो वो मुस्लिम मतदाताओं पर है, मुस्लिम वोटर्स पर है, जिसे साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदू वोटर्स की बात करें तो ऐसा जरूर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल मुस्लिम वोटर्स का है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है तो वहीं कांग्रेस को भी अपने वोटर के छिटकने का, उसमें बिखराव का डर कहीं न कहीं सता रहा है। एक तरफ ओवैसी तकरीरें पढ़ रहे हैं, ओवैसी मंचों से इमोशनल भी हो रहे हैं, तो साथ ही साथ जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका दें। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है अपने वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन इमामों की तरफ से भी कुछ मैसेजेस यहां पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। उससे क्या फर्क चुनाव पर पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान साबरमती रिवर फ्रंट से जुड़ेंगे। उससे पहले आप सुनिए आज क्या कुछ कहा गया। मैं उस पार्टी को पसंद करता हूं जो इस मुल्क के हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चले, जबान से नहीं अमल से, हकीकत में साथ लेके चले, सबके साथ एक व्यवहार करे। वो पार्टी अच्छी, और मैं उस लीडर को पसंद करता हूं जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चले। किसी एक कौम को लेकर कोई भी इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकता। 2002 में अहमदाबाद गुजरात जल रहा था, मुसलमान पर जुल्म सितम हुए, कौन लीडर आए जरा बताइए? कोई आंसू पोंछने आए? आज तो आप नुमाइंदा बन के आ गए कि हम तुम्हारे लीडर हैं। जो ज्यादा सीट लेके आता है, जो कम से कम आवाज उठाए, तो उसकी आवाज का कुछ न कुछ असर हो। तुम्हारे 13, एक तो 13 जीत नहीं सकते, समझ गया? मान लो 2, 4, 5 जीत के आ गए, तो उसकी आवाज कैसे होगी? ऐसी ही होगी जैसे सदाए बाजगश्त, यानी बोले और हवा में उड़ गई। क्या वैल्यू होगा उसका? गुजरात के अंदर तो भाई 2 ही पार्टी है। मेरे 40 साल हो गए, बीच में थोड़ा बहुत तीसरी पार्टी निकली, लेकिन वो 6 महीने साल भर में ठंडी पड़ गई। तो मैंने यहाँ की आवाम का मिजाज देखा है कि वो तीसरी पार्टी को स्वीकार नहीं करते। तो जब 2 ही पार्टी है तो दोनों में से जो आपके लिए भला हो उसको सपोर्ट करके जिता दो। तो आपने सुना, इमाम साहब ये कह रहे हैं कि मैंने गुजरात को देखा है, गुजरात को समझा है। गुजरात में सिर्फ 2 पार्टियों को ही गुजराती एक्सेप्ट करते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। किसी भी तीसरे मोर्चे की यहां पर कोई जगह नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इशारा किसकी तरफ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हेमंत रावल जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, इशरत हुसैन शेख, स्पोक्स पर्सन AIMIM हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं इशरत जी आपसे करूंगी, चूंकि इमाम साहब को अगर आपने सुना हो, वो ये कह रहे हैं कि गुजरात में तीसरे मोर्चे की कोई जगह ही नहीं है। तब वो लोग कहां थे जब गुजरात में दंगे हुए थे, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था? यहां बात सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है। अब आपका वोट बैंक किधर जाएगा? देखिए, समाज में बहुत से लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, धार्मिक लोग भी होते हैं। सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। तो अगर किसी की ओपिनियन इस तरह की है तो वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सब तरह के लोग हैं समाज में। यहाँ पे तो बलात्कारी भी अपील करता है, चोर डकैत भी अपील करता है। तो वो भी अगर अपील कर रहे हैं, उनका जहन कहीं और होगा, कर रहे होंगे वो। नहीं, ये आपकी मुश्किल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? आप बेशक इसे कह दें कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बताइए आपकी परेशानी कितनी बढ़ रही है? नहीं, हमारी परेशानी बिल्कुल नहीं बढ़ी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका यह है कि जो चाहता है कि MIMB असेंबली के अंदर आए और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे और आने वाले वक्त में बताए कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी नीतियां क्या है, उसका कथनी और करनी में क्या फर्क है या एक है। हम यही चाहते हैं कि जो भी है
वंचित समाज से, उपेक्षित है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके लिए हम लड़ना चाहते हैं, उसके लिए आवाज उठाना यानी चाहते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इमाम साहब क्या कह रहे हैं, आप पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, लेकिन इसका क्या संदेश जा रहा होगा इशरत जी, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। खैर रावल जी, इस बार जंग सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स को अपने अपने पाले में खींचने की नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा अगर मुश्किल में कोई पड़ेगा तो वो कांग्रेस पड़ेगी, क्योंकि ये जो वोट बैंक है मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो ये बीजेपी की तरफ तो जाता नहीं है, आपका परंपरागत वोटर है। इसमें अगर बंटवारा होगा, अगर इसमें सेंधमारी होगी तो आप ही को नुकसान होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये परसेप्शन जो है कि मुस्लिम वोटर्स ही हमारे परंपरागत वोटर्स है, ये परसेप्शन गलत है। लास्ट इलेक्शन में टोटल 4 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे, 70% वोटिंग हुआ था, 3 करोड़ लोगों ने वोट दिए थे, 1 करोड़ 26 लाख, फिर से मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 26 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे। क्या वो सब मुस्लिम थे? बिल्कुल, ये परसेप्शन ओनली और ओनली मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं वही बता रहा हूँ, आपका वोटर है, मैंने ये कहा था सर। नहीं देखिए, नहीं, आपने पहले बीजेपी ने हिंदू वोटर्स वाली एक लाइन चली आपके वहाँ के, बीजेपी हिंदू वोटर्स को अपना कर रही है, ऐसी कुछ लाइन मैंने देखी, मॉनिटर पे दिखाई दे रहा था मुझे। मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार गुजरात में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। इस साल जो गुजरात के फार्मर्स है उनको जो परेशानी है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। यहाँ पे जो इस बार के जूथ है तो महिला है, 3000 का जो अभी जो तेल का डब्बा हो गया है वो हिंदू, मुस्लिम सबको परेशान करता है, सभी महिलाओं को परेशान करता है। गुजरात में जो 40 लाख बेरोजगार है उनका कोई धर्म नहीं है, उनको सिर्फ नौकरी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। तो इस बार जो मुद्दे हैं ये मुद्दे हिंदू, मुस्लिम, जात पात से ऊपर जो लोगों ने परेशानी झेली हुई है, यहाँ पे 22 पेपर फूटे हैं, यहाँ पे 40 परेशानी तो 27 सालों से है रावल जी, 27 सालों के बावजूद आप सत्ता में नहीं आ पाए। साल से मैं जो आपसे स्प्रिंग आपका दबी जवाब हुई है, पूरा कराऊंगी। मैं आपका जवाब, मैं आपका आंसर तो दूं ना। आपने जो लास्ट कमेंट करते हो कि परेशानी 27 साल से, एक तो मिनट स्प्रिंग में दबी आप हुई इसे है। जवाब लूंगी, पहले जरा एक बाइट हम सुनवा दें, क्योंकि इमाम साहब ने अगर कहा है तो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या पलटवार किया है वो सुनवा दें, उसके बाद आपके पास में आऊंगी। सुनिए। कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो या समाजवादी हो या राजद हो या जो कोई अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहता है, वो वही पॉलिसी पे चल रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से शुरू की, बल्कि गुजरात से शुरू किया था कि भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर दिया जाए, इनविजिबल कर दिया जाए। अब उसी तरह उसी राह पर ये लोग चल रहे हैं। तो ना मुसलमान का नाम लेंगे मगर मुसलमान का वोट चाहिए। बिल्किस की बर्बादी का, तबाही का जिक्र नहीं करेंगे मगर वोट चाहिए। खेड़ा में बच्चों को रोड पर लाकर मारते हैं झूठे इल्जाम में, उसका जिक्र नहीं करेंगे मगर मुसलमान का वोट चाहिए। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं भाजपा आ जाएगी। तो भाई 27 साल से आप भाजपा क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? तो वैसी ने यहाँ पर हमला बोला कांग्रेस पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी। मैं अपने तमाम मेहमानों के पास जाऊं। रावल जी, मैं पहले चाहूंगी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन छोटी सी बात बताइएगा क्योंकि फिर श्रद्धा जी भी इंतजार कर रही हैं। वो वैसे ये कह रहे हैं कि वोट कटवा कौन है ये तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा, लेकिन आपने वोट तो लिया मुसलमानों का, लेकिन सबसे ज्यादा ज्यादती आपने की है। देखिए, ओवैसी जी को यहाँ के मुसलमान इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर में आया कि वो होटल में बैठे रहे, उनकी सभा भी नहीं हो पाई, कुर्सियां नहीं, लोग आए ही नहीं थे और लोग उनका विरोध करने वाले थे। तो इनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। आप अभी इनके पास डिबेट में लोकशाही है, आप इनकी पार्टी को भी बुलाइए, असम गण परिषद को भी आना हो तो स्वागत है, आप तमिलनाडु से डीएम को भी बुलाइए, लेकिन इनकी सभी सीटों पे डिपॉजिट डूल होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ये सी टीम है, बी टीम तो कौन है वो सबको पता है। तो ये सी टीम है, इसमें कोई आगे, इसमें गुजरात में इनका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। श्रद्धा जी, मुझे लगता है आपका जो आधे से ज्यादा काम है आपके विपक्षी दल ही करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार, एक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की होड़, जिससे आपकी जो राय है वो आसान नजर आ रही है। और कांग्रेस बार बार कह रही है कि आपकी सी टीम है ओवैसी की, और ये आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश को अपनी सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक वोट बैंक समझती है।
उसके बाद ओवैसी जी की पार्टी आ जाती है, वो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन को एक वोट बैंक समझते हैं। लोकतंत्र में किसी समुदाय के लोगों को अपना वोट बैंक समझना, अपनी जागीर समझना, यही उनका अपमान है, जो अपमान हम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि हमने जब विकास के मुद्दों पे राजनीति की है और विकास हमारा एजेंडा रहा है, तो वो हर किसी के लिए रहा है। हमने कभी नहीं किया कि ये सड़क सिर्फ है वो कहीं और तक जाएगी, कहीं और तक नहीं जाएगी। जब हम सड़क, पानी, विकास, बिजली, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रोजगार की बात करते तो हम ये नहीं देखते हैं कि किस समुदाय की ओर जा रही, किस धर्म की ओर जा रही, किस जाति की ओर जा रही। वो जाती है भारतीयों की ओर जाती है, और ये हमारा स्लोगन रहा है, सबका साथ सबका विकास। अब आज मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो लोग ये डिबेट छोटे से करेक्शन इसमें करूंगी, क्योंकि जब आप ये वाली लाइन बोलते हैं ना कि हम भेदभाव नहीं करते योजनाओं में, तब आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार का ये काम है कि सरकार अगर आई है तो कोई योजना धर्म देकर नहीं लाएगी। सरकारों का ये काम है, तो क्यों ये लोग किसी विशिष्ट जाति या विशिष्ट धर्म को अपनी वोट बैंक समझते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी वोट बैंक है। क्यों एक समुदाय, एक जाति के लोगों को शोषित, वंचित रख के पढ़ने के अधिकारों से आजादी के इतने सालों तक उन्हें वंचित रखा जाता है, ताकि उनकी थॉट प्रोसेस पे हमेशा उन्हें डराया जाता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो आपका अस्तित्व नहीं है। ऐसा क्यों कांग्रेस और मीम कर रही है? आपने ओवैसी जी का भी रोना देखा था, कैसे रो रहे थे बच्चों की तरह, कैसे डरा रहे थे कि वोट नहीं दोगे तो पता नहीं आपका भारत में क्या हो जाएगा। कैसे कांग्रेस के आप देखते हो, आए दिन आप कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पे गुजरात के भाषणों की क्लिप देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बताया। वो डराते हैं, बरगलाते हैं, ये बोलते अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपके साथ बीजेपी ये कर देगी। तो ये किस तरह की राजनीति हुई? तो आप भी तो अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए क्या करते हैं? सबसे ज्यादा आरोप तो बीजेपी पर लगते हैं कि आप ध्रुवीकरण करते हैं। आप 2002 के दंगों की बात 2022 में भी करते हैं, ताकि आपका जो वोट बैंक है वो आपके साथ रहे और बाकी वोट बैंक में बंटवारा हो जाए। प्राची जी, हम कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। जहां तक कि आप बात 2002 की करते हैं, मेरा अहमदाबाद से और पुराने अहमदाबाद से ताल्लुक है। अहमदाबाद में आने से पहले लोगों को ये बोलना पड़ता था कि आज आपके यहाँ कर्फ्यू तो नहीं है ना, तो हम आपके यहाँ आए। कर्फ्यू की वजह से वहां रहने वाले हिंदू भाई बहनों या मुस्लिम भाई बहनों, उनको रोजगारियों की तकलीफ होती थी। 2002 के बाद हमने लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि परिंदा भी पर नहीं मांग सकता। एक भी दिन का कर्फ्यू नहीं है, पर डे की जो लोगों को जो इनकम है वो मिल रही है। तो आप उन समुदायों से जाके पूछिए कि उन्हें कितनी शांति है। बस गुजरात की शांति में खलल पहुंचाने के लिए ओवैसी जी और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए हुए ऐसी बरगलाने वाली किशोर जी, आप क्या अहमदाबाद की या गुजरात की शांति में खलल पहुंचाना चाहते हैं? आपका मकसद यही है? क्योंकि इमाम साहब भी यही कह रहे हैं कि 13 उम्मीदवार आपने उतारे हैं, जिसमें से 13 के 13 तो जीत नहीं जाएंगे, 2 जीत जाएंगे, 3 जीत जाएंगे, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 जीत जाएंगे। उससे क्या कर लीजिएगा आप? पहले मैं श्रद्धा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की तो बात जाने दीजिए। आप इधर का अहमदाबाद देख लीजिए, मैं यही बताने वाला। और आप इधर का देख लीजिए पूरब का, जिसमें गोमतीपुर है, रखियाल है, बापू नगर है, सरसपुर है। वहाँ हिंदू मुसलमान सब है। वहाँ का आप डेवलपमेंट देखेंगे, आप कहेंगे कि ये इन्होंने क्या करा, कितना बड़ा भेदभाव है। जहाँ पर 500 गज के बंगलों के अंदर एक आदमी रहता है, इधर के अहमदाबाद में वहां तो बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं। और इधर जहां 10 बाई 10 के रूम में एक पब्लिक फैमिली रहती है, वहां पे गार्डन और वहां की फंडामेंटल जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तक नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि साहब दंगे नहीं हुए 22 साल से। दंगे कैसे होंगे? दंगे करने वाले तो सत्ता में बैठे हैं। मुझे याद है कि जब कांग्रेस का टाइम था और रथ यात्रा निकलती थी, तो रथों के ऊपर से प्रोवोकेटिंग स्लोगन होते थे जिससे दंगा भड़के। तो दंगा करने वाले तो ये हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ओबीसी साहब ने रोए। अरे रोए ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने कोई गिड़गिड़ा के भीख मांगता है? तो इसमें नाटक कर रहे थे। नाटक, ये तो आपका देखने का ड्रामा नजरिया नंबर है। 1 था। अरे नाटक तो वो है जो मोदी जी करते हैं। ड्रामा नंबर 1 था। कांग्रेचुलेशन। ड्रामा तो मोदी जी करते हैं। मेरी भी इनके एक शब्द पे आपत्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़े रिक्वेस्ट है, आज तक रथ यात्रा में रथों पे कभी भी नारे नहीं लगाए गए। बिल्कुल ये बात है वो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करने की और पैदा करने की, बढ़ाने की बात ये भाई कर रहे हैं। आज तक रथ यात्रा में हम हर रथ यात्रा के साक्षी है। रथ यात्रा के 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का होता है, सुभद्रा जी का होता है। एक भी रथ से कांग्रेस के टाइम में भी नहीं, बीजेपी के टाइम में भी नहीं, रथ से ऐसी बातें नहीं निकलती है। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम लोग उनका स्वागत करते हैं रथ यात्रा का, या ताजिया भी ताजिया उस समय में भी करते थे। दिलीप दास जी महाराज से पहले भी जो महाराज थे, माफ करना, नहीं रथ पे ऐसा कभी नहीं हुआ। जो ट्रक निकलते कुछ भी नहीं होता है ऐसे बात। आपने पहले रथ बोला, आपने रथ बोला, आप अपना शब्द वापस लीजिए। वो रथ की जगह आप ट्रक यूज समझ लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है कोई लोग बोल सकता है, कोई बोल सकते हैं। मैं, मेरी आपत्ति थी, आपने धन्यवाद। अच्छा, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो वो जवाब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 13 सीटों पे लड़ रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो सुन लें। देखिए,
अगर हम 182 सीट पे लड़ते हाँ। तो यही लोग सवाल करते कि साहब आपका 182 सीट में आता क्या है, आप क्यों लड़ रहे हैं, आप बीजेपी को फायदा करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें अभी आए हुए एक साल आपने एक हुआ है। बात कही थी इशरत जी कि आप साबरमती के उस तरफ का किनारा देख लीजिए और इस हाँ, तरफ का बिल्कुल किनारा देख देख लीजिए। लीजिए, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म देखकर विकास किया जा रहा है, उधर अगर बहुसंख्यक रह रहे हैं, इधर अल्पसंख्यक रह रहे हैं, तो बीजेपी ने जानबूझकर यहाँ नहीं किया। ओबीसी के लोग भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। चलिए तो श्रद्धा जी, इस जैसा बात भी पर होता है। जवाब दीजिए, फिर मैं देखिए, रावल जी के मुझे पास तो आऊंगी। इनके- भेदभाव क्यों है आपकी नहीं, तरफ से? कोई भेदभाव नहीं है। जो व्यूअर्स सुन रहे हैं या उस माध्यम से सुने, पुरानी दिल्ली, पुराना लखनऊ, पुराना भोपाल, जो भी पुरानी सिटी होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। सिर्फ गुजरात के पुराने अहमदाबाद की बात नहीं है, भारत भर की जितने भी पुराने शहर उठा लो, पुराने शहर से नए शहर बसते तो उसकी डेंसिटी में पॉपुलेशन स्टडी कर लीजिए, उतना फर्क होता है। माता भद्रकाली जो इस नगर की कर्णावती की रक्षा करती है, उस कर्णावती की रक्षा के आसपास के जितने भी लोग वहां पे जो व्यापार करते हैं, सभी के सभी मुस्लिम भाई बहन है। उनसे जाके इंटरव्यू कीजिए, कितने पक्का मकान, पक्की सड़क पूरी आरसीसी की बनाई है, उनको बैठने की कितनी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। एक समय में जहां बारिश की वजह से कद्दो हो जाता था, आज एक बूंद पानी नहीं होता और आराम से लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? भाई साहब, आप एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं किसी भी राज्य के पुराने ध्रुवीकरण कहाँ से आ गया? भाई है, हिंदू मुस्लिम पुराने की बात दिल्ली भी में मैंने नहीं है नहीं करी है। डेंसिटी, पुराने लखनऊ में नहीं है, पुराने भोपाल में नहीं है, कोई भी ओल्ड सिटी ले लो, भोपाल में वहाँ भी ओल्ड सिटी बीजेपी ले की लो। सरकार है, लखनऊ में क्या भी बात बीजेपी की कर रहे हो सरकार है, भाई साहब? और कैसी यहाँ भी बरगलाने बीजेपी की वाली सरकार बातें कर रहे हो? चलिए, आप लेकिन कांग्रेस रावल जी की भी बात सवाल उठा रहे थे। कर्णावती के अंदर माता भद्रकाली के आसपास का जो विकास हुआ है श्रद्धा वो जी देख और लो। इशरत जी, एक सेकंड, आप देखिए, रावल जी भी कुछ इसी तरीके की बात शायद कहना चाह रहे थे, क्योंकि जब इशरत जी ने कहा था तो उन्होंने भी हामी भरी थी कि मैं भी यही बोलने वाला था। आपको भी लगता है? श्रद्धा जी ने बताया कि देखिए वो पुराना अहमदाबाद है। बताइए प्राची जी, आप हमारी देश की नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया टीवी से हम जब बात कर रहे हैं, इंडिया टीवी 2 जगह से ये प्रसारण कर रही थी। पहले पश्चिम से कर रही थी, अभी पूर्व से कर रही थी। अब पश्चिम में देखिए कितना क्लीन जगह था। यही आपके बाजू में पानी का देखिए, यहाँ पानी कितना गंदा हुआ है। अगर आप कैमरा ले जा सकते हो, प्राची जी के साइड में ही पानी है, वो पानी देखिए। और यहाँ पे देखिए ये दीवारें है, दीवारें के ऊपर झाड़ उग गए, दीवार के अंदर भी गए, वो मशीन यहाँ नहीं पहुंची है। देखिए ना बाजू में, देखिए मेरी बात पूरी जबरदस्त लगा हुआ है, मेरी बात मशीन यहाँ सुनिए भी बहन सफाई जी, कर रही मेरी है। बात, मेरी श्रद्धा, तुम मेरी छोटी बहन हो, बात सुन लो। मैं ये बताना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम नहीं, गरीब अमीर का है, वहाँ पे एलिट क्लास रहते हैं। उसी छोर पे आपने बनाया हुआ है एरोड्राम, जहाँ से सी प्लेन उड़ा था। हालांकि सी प्लेन अभी तो कहाँ गायब हो गया है वो पता नहीं है, बट वो उस तरफ ही है सब कुछ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर फ्रंट की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रिवर फ्रंट के 2 छोर में, एक में अमीर लोग रहते हैं, एक तरफ गरीब और जो दलित जो लोग रहते हैं, उनकी वहाँ पे आपने ध्यान नहीं रखा हुआ है। सभी कॉर्पोरेट ऑफिस, रिवर फ्रंट हाउस देखिए, वहाँ पे 3 बड़े बड़े इवेंट सेंटर बनाए गए, सभी कुछ उसी तरफ पे है। तो ये जो बात है वो सबका साथ सबका विकास, ये तो कांग्रेस ने गैस का जो बोतल है वो भी लाल कलर का दिया था, नहीं तो ये होते तो गैस के बोतल में भी कलर उस समय पे बदलवा देते। इतनी सारी चीज इनके अंदर जहर भरा हुआ है। चलिए, आप घूम फिर के गरीबों प्रचार सामने। प्रसार पर आ जाते हैं बार बार, कि प्रचार प्रसार करते हैं हर चीज का, यही कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, वो देखिए कहाँ होता प्रचार है? प्रसार की पुराने बात नहीं अहमदाबाद है। में होता है। टेक अवे देखिए, आकांक्षा इवेंट का है, मैनेजमेंट पूरे की बात NRIs वहाँ पे आते हैं। अभी बोल रहे हैं अहमदाबाद वेस्ट, प्राची, सबसे ज्यादा अहमदाबाद ईस्ट के प्राची, अंदर इनका नाम टूरिज्म हेमंत आता रावल है, ठीक इनका नाम हेमंत रावल है। आपको जो आप नहीं, फैक्ट्स इनका नाम गलत दे रहे हेमंत हैं, वो रावल क्लियर की करके श्रद्धा बता रही राजपूत है, वो हूँ। जरा हाँ, तो पहले मेरे समय में बताती हूँ। हाँ, तो अभी की जो बात है, ये लोग है ना अभी हड़बड़ा गए हैं। जो पहले चरण का मतदान गया उसमें 10% से ज्यादा कम वोटिंग हो गया है, कम वोटिंग हो गया। इनको मालूम है कि इनके फेवर में मतदान नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को रोड पे आना पड़ता है, रोड शो कर रहे हैं। राजनीतिक दल यही दावा कर रहे हैं। आपको उनके प्रचार प्रसार से दिक्कत क्या आ जाती है? मुझे तो हमें इस कोई बात से दिक्कत नहीं सवाल है, है, हमें कोई दिक्कत जब नहीं है। प्रधानमंत्री इतना मोदी प्रचार और अमित शाह चुनावी मैदान में आ जाते हैं या वो चुनाव प्रचार करते हैं, तो आपको इसमें आपत्ति क्यों हो हमें जाती कोई है? आपत्ति सर, नहीं है। आप देखिए, भी उतार हमको- दीजिए नहीं, राहुल आप गांधी जी मेरी को, बात आप भी सुनिए, उतार मेरी दीजिए बात प्रियंका सुनिए, गांधी जी मेरी को। बात सुनिए, हमें आपत्ति नहीं है। एक 76 ईयर के हमारे इतने बड़े ज्ञानी वड़ा प्रधान जो 18 घंटे काम करते हैं, उनको 6 घंटे ऐसा करना पड़ता है, सर, उनकी केंद्र में ऐसा करना सरकार है, पड़ता रावल जी। है। तो ये जो रावल जी, है ना, छोटा सा ये एग्जाम्पल दूंगी, इनको फिर मैं नीचे तक फिर आना मैं पड़ेगा, श्रद्धा रोड जी तक के आना पास पड़ा, जाऊंगी। सुनिए ना, क्योंकि एक यहाँ बात पे बता भारतीय दीजिए, जनता पार्टी एक बात के विरोध में वातावरण बताइए, है। एक बात बताइए, फिर मैं श्रद्धा जी के पास जाऊंगी। उनकी केंद्र में सरकार है, उनके पास ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपके बगल के राज्य में, राजस्थान में आपकी सरकार है, क्या उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर कैंप नहीं करते हैं? पूरे के पूरे कैबिनेट के मंत्री क्या यहाँ पर कैंप नहीं कर रहे हैं? वो भी तो अपना कामकाज छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, वो कैसे
कैसे सही अरे और रोड उनका पे नहीं प्रचार निकले। कैसे बड़ा गलत? प्रधान की एक गरिमा होती है, गृह मंत्री एक गरिमा होती है। हाँ। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनका इतना मुख्यमंत्री की प्रचार गरिमा होने नहीं की होती बात है। इनका नहीं। हम लोग रोड पे नहीं निकले, मैं यही बता रहा हूँ। तो निकल रोड जाते, शो करने नहीं आपको निकले। रोड पर निकलने अरे से दिक्कत हम है। डरे हुए नहीं है। हाँ। हमें पहले चरण के मतदान में इतना रोड शो करने के बाद, ठीक है। इतना करने के बाद ये भी डर है क्या मतदान कम हुआ। श्रद्धा जी, देखिए, ये डर है पहली क्या बात कि तो ये आपने है- प्रधानमंत्री को सड़क पर उतार दिया, आपको 60 किलोमीटर का लंबा रोड शो करना पड़ रहा है 2 दिन में? देखिए प्राची जी, मैं तीनों बात का जवाब दूंगी। पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बता देना चाहती हूँ कि ओल्ड सिटी हेरिटेज है पूरा अहमदाबाद का और सबसे ज्यादा टूरिज्म वहां पर है। सीधी सैयद की जाली हो या एमएफ हुसैन जिस लकी होटल के ऊपर अपनी पेंटिंग्स बनाते थे लोग, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा वो देखते हैं। तो ये विकास है अहमदाबाद की ओल्ड सिटी का। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी, भैया इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों के मतों से चुने हुए प्रधानमंत्री है। हाँ, है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, हृदय सम्राट है, लोक चाहना है, उनकी जनप्रियता सबसे ज्यादा है। और इसी के लिए ना सिर्फ वो गुजरात के अंदर, भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन होते हैं, हमारे प्रोमिनेंट फेस है, हमारे पास नेता है। हमारे पास ऐसे नेता नहीं है जो पता नहीं कांग्रेस जोड़ो छोड़ के कौन सी तोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इनको गुजरात के इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं, तो हम क्या करें? अगर हमारे नेता श्रद्धा जी, 70 बीच में रोक रही हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस लौटेंगे, अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाइएगा कि क्यों आपको अपनी पूरी फौज उतारनी पड़ जाती है जब आप लोग इतने आश्वस्त हैं कि आपके पास 27 साल की उपलब्धि है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले गांधीनगर, गुजरात की राजधानी पहुंचे, अपने घर पहुंचे हैं मां से मिलने के लिए। गांधीनगर में कल वोटिंग होनी है, दूसरे चरण का और आखिरी चरण का मतदान होना है। पीएम मोदी कल गांधीनगर में अपना वोट डालेंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री अपने घर पहुंचे हैं मां हीराबेन से मिलने के लिए। तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की जो मां हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। अपने व्यस्ततम प्रोग्राम में जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो मां से मिलने जरूर आते हैं। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरेंगे और ये एक सोसाइटी है गांधीनगर में जहां उनकी मां, ग्राउंड फ्लोर पर ही उनका घर है जहां रहती हैं, और वहां प्रधानमंत्री अभी अभी पहुंचे हैं। और कल 5 तारीख है, दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है गुजरात में, और वहां प्रधानमंत्री भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। कल गांधीनगर में उनका वोट है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हरे रंग का कुर्ता और भगवा रंग की शॉल पहने प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे। और हमने अक्सर देखा है कि तमाम जो सिक्योरिटी है वो प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहती है। बहुत आप देखिए, सिर्फ 2 कारें उनके कॉन्वॉय में हैं। आगे हाथ हिलाकर जो वहाँ मीडिया है और जो वहाँ आस पड़ोस के लोग हैं उनका एक तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े प्रधानमंत्री ने। और बस इसके बाद जो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे वो सोसाइटी के गेट के अंदर दाखिल हुई उनकी कार। और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वहीं ये वृंदावन सोसाइटी है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन रहती हैं और उनके छोटे भाई के साथ प्रधानमंत्री के। और ये ग्राउंड फ्लोर पर ही पहला घर ही प्रधानमंत्री मोदी की का घर है जहां ये आप देखिए गाड़ी से उतरे हैं। हरे रंग का कुर्ता और भगवा रंग की शॉल पहने प्रधानमंत्री अब अंदर हैं। और हमने अक्सर देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो भोजन वहां अवश्य करते हैं। हालांकि अभी ये चाय का वक्त है और अंदर की तस्वीरें भी कुछ देर में आएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री की मां उन्हें हमेशा पैसे भी देती हैं जब जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। एकदम जैसे छोटे बच्चे को दुलार मिलता है मां का, ठीक वैसा ही प्रधानमंत्री को मिलता है। और कल चूंकि दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है गुजरात में, तो प्रधानमंत्री अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। गांधीनगर में उनका वोट है और गांधीनगर ही पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप देखें जो लंबा चौड़ा कारों का काफिला रहता है, कॉन्वॉय रहता है प्रधानमंत्री का, जब भी अपने घर जाते हैं, मां से मिलने के लिए जाते हैं प्रधानमंत्री, तो बहुत कम सिक्योरिटी उनके साथ होती है। आप देखिए, और ये कारें पहुंची हैं और आगे की कार में प्रधानमंत्री बैठे हुए दिख रहे हैं। और जो वहां गेट पर कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ मीडिया कर्मी वहां पर, उनको हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। ये वृंदावन सोसाइटी है जहां प्रधानमंत्री की मां रहती हैं और मां हीराबेन से मिलने पहुंचे हैं। 100 बरस की हैं और जबरदस्त वो तस्वीरें बाहर आती हैं जब हम देखते हैं पूरे प्यार दुलार के साथ उनके लिए खाना उन्हें परोसा जाता है प्रधानमंत्री को। और बड़े चाव से एकदम छोटे बच्चे की तरह प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलते हैं, उनके पांव पड़ते हैं और खूब दुलार उन्हें मिलता है। और ये तस्वीरें बहुत बार हमने देखी हैं। राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर है। राजेश, ये आज एक बार फिर वो लम्हा है जब एक बेटा अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचा है और कल दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है गुजरात में। प्रधानमंत्री खुद भी वोट डालेंगे अपना, उससे पहले पहुंचे आज अपने घर मां से मिलने। राजेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रायसेन गांव में हूँ। गांधीनगर दक्षिण में ये गांव जो है वो पड़ता है। वृंदावन सोसाइटी में प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपनी माँ हीराबेन से मिलने के लिए। और इस वक्त आप सुरक्षा दस्ते को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद है। और कई बार हमने देखा है कि चुनाव से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते हैं तो आके अपने माता जी से जरूर मिलते हैं। और ये एक लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए एक प्रेरणा भी बनता है कि प्रधानमंत्री खुद दिल्ली से वोट देने आते हैं और यहाँ पर अपनी माता जी से मिलते हैं। और चुनाव के दिन प्रधानमंत्री की मां और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोट जरूर डालते हैं, लेकिन वो जो तस्वीर होती है पंकज, वो गुजरात के मतदाताओं को प्रेरित करता है। गुजरात के मतदाताओं, माँ और बेटी की जो जुगलबंदी है वोट डालने की, वो प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलते हैं और वोट डालने जाते हैं। पहले चरण में हमने देखा कि मतदान कम हुआ है, प्रतिशत कम हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का अहमदाबाद पहुंचना, उसके बाद अपने माता जी से मिलने के लिए पहुंचना, ये कल होने वाले चुनाव में मतदाताओं की संख्या और मतदान हम बात करने की कोशिश करेंगे राजेश से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वापस उनके पास लौटेंगे, लेकिन ये आप तस्वीरें देखें, केवल 2 कारें नजर आ रही हैं। राजेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। राजेश, केवल 2 कारें, सिक्योरिटी जबरदस्त रहती है प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन जब भी वो अपनी मां से मिलने आते हैं, मैं कई बार वहां पर पहुंचा हूं जब प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने आए, तो हमने देखा है बहुत कम सिक्योरिटी, केवल 2 कारों के साथ आए हैं प्रधानमंत्री यहां। बिल्कुल ही सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल ही कम सिक्योरिटी जो दस्ता है उनका, उसके एकदम मिनिमम सिक्योरिटी हम कह सकते हैं, उसमें वो यहाँ पर आए। और काफी देर से हम लोग यहाँ पे मौजूद थे पंकज, कोई सिक्योरिटी का तामझाम नहीं था। और जब भी वो बिल्कुल कम रहती है और वो बड़ी आराम से आते हैं। और अब पिछले 15 मिनट से फिलहाल वो घर के अंदर हैं। यहाँ पर रायसेन गांव और यहाँ पर प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी रहते हैं और वहीं पर हीराबा जो है वो रहती हैं। अभी कुछ महीने पहले भी देखा था हमने कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, जन्मदिन मनाने के लिए आए थे अपने माता जी का, तब भी इसी तरीके से हमने देखा था कि बहुत ही मिनिमम सिक्योरिटी के साथ वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जो कल मतदान होना है पंकज, उसके लिए एक बड़ा मैसेज है, मतदाताओं के लिए एक बड़ा मैसेज है कि प्रधानमंत्री खुद दिल्ली से आए हैं, उनकी माता जी से मिल रहे हैं। और कल जब दोनों वोट डालने जाएंगे, जब अलग अलग तस्वीरें जब सामने आती हैं, तो गुजरात में हमने पहले चरण में देखा कि कम मतदान हुआ, प्रतिशत कम रहा है, उसमें बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। निर्णय हमारे साथ है। निर्णय, बड़ी बात, प्रधानमंत्री आज अपनी मां से मिलने आए हैं, इसमें एक बड़ा संदेश है। पिछले चरण की अगर हम बात करें, जो मतदान हुआ था, काफी वोट प्रतिशत काफी कम रहा था, तो एक मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से देने की कोशिश है कि जब वो खुद पहुंचे हैं, कल अपना वोट डालेंगे, तो एक क्लियर मैसेज जाएगा कि बड़ी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए पंकज, प्रधानमंत्री जब वोट डालने आते हैं, या साबरमती कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका वोट है, रानीप इलाके में, और मैं इनफैक्ट ठीक उसी स्कूल के पास अभी हूँ, निशांत स्कूल, जहाँ पे वो वोट डालते हैं हमेशा। आपको बता दूं, यहाँ जिस प्रकार की तैयारियां की हुई हैं, उससे पता है कि कल जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो किस प्रकार का इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होगा। तो दोनों तरफ आपने देखी होंगी वो तस्वीरें, लोग उनके अभिवादन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। और जब मोदी वोट डालने आते हैं तो एक अपने आप में सिंबोलिज्म क्रिएट हो जाता है, उससे लोग काफी चार्ज हो जाते हैं, काफी मोटिवेट हो जाता है मतदाता उससे। और हमने देखा है हर चुनाव में, फिर जब उनकी माताजी जब निकलती हैं वोट डालने, आप देखिए 100 वर्ष की उनकी आयु है, जब वो खुद जाकर के वोट डालेंगे अपने मतदान केंद्र में जो उनके घर के पास स्थित है, तो जाहिर सी बात है इसमें लोगों को एक बड़ा मैसेज मिलता है। मतदान सभी को करना है, लेकिन लोगों में कई बार नीरसता होती है। तो जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, और खुद जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं वोट डालने के लिए, और हर बार आते हैं, तो उससे काफी मैसेज बढ़ा जाता है वोटर्स के बीच में कि ज्यादा से ज्यादा निकले, मतदान करें। आपने देखा होगा कि अभी इस बार 2 दिन पहले ही उन्होंने अहमदाबाद में 2 रोड शोज किए, तो उसका पूरा पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिवेट किया जाए, उन्हें चार्ज किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो बाहर निकलें, मतदान करें। और नरेंद्र मोदी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो
उनका जुड़ाव है जनता के साथ। बिल्कुल, चलिए निर्णय आप नजर बनाए रखें, वापस लौटेंगे हम आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री अब से करीब 20 मिनट पहले गांधीनगर अपने घर पहुंचे हैं अपनी मां से मिलने के लिए। गांधीनगर में कल वोटिंग है, साबरमती विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का वोट है और उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं वृंदावन सोसाइटी, जहां उनकी मां रहती हैं। प्रधानमंत्री के छोटे भाई के साथ हरे रंग का कुर्ता और केसरिया रंग की शॉल पहने प्रधानमंत्री घर के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आएंगी जब प्रधानमंत्री अपने मां से अंदर मिल रहे होंगे। ये तस्वीरें अक्सर हमने देखी हैं, ये पहली दफा नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं गुजरात, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से वक्त निकालकर अपनी मां से मिलने, एकदम छोटे बच्चे की तरह उन्हें प्यार और दुलार भी मिलता है अपनी मां से। और ये क्षण प्रधानमंत्री हमेशा उनके मन में रहता है कि जब भी वो गुजरात आए तो अपनी मां से जरूर मिलें। 100 बरस की उनकी मां है और उनकी तस्वीरें, प्यार और दुलार की तस्वीरें हमने अक्सर देखी हैं। बहुत खुश होकर वो उन्हें पैसे भी देती हैं, 500 का नोट पकड़ाती हैं। ये आप देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कितने प्यार से प्रधानमंत्री के सर पर हाथ रख के उन्हें दुलारती हुई उनकी मां हीराबेन 100 बरस की हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, पांव छूकर आशीर्वाद लिया अपनी मां का और बड़े ही प्यार और दुलार के साथ उनके सर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। और ये वो तस्वीरें हैं जहां बहुत ही स्नेह के साथ अपनी मां के साथ बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हम अपने दो सहयोगियों से बात कर रहे थे, ये तस्वीर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने देखा है कि हीराबेन जो मां है प्रधानमंत्री की, वो भी अपना वोट देने जाती है, अपने मत का प्रयोग करती हैं। और पिछले चरण में हमने देखा काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा था। तो ये तस्वीर देखने के बाद अब जाहिर बात है, अब कल चूंकि दूसरा और आखिरी चरण का मतदान होना है गुजरात में 5 तारीख को, तो ऐसे में जो वोटर हैं अपने घर से जरूर बाहर निकलेंगे और यही कहीं ना कहीं उद्देश्य भी है प्रधानमंत्री का। आप देख रहे हैं तस्वीरें, चाय पीते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो ये घर के अंदर की तस्वीरें, बहुत ही प्यार और दुलार के साथ प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलते हुए, और 100 साल की उम्र है उनकी और फिर भी बेहद खुश हैं अपने बेटे को अपने साथ पाकर यहाँ हीराबेन। और हमने देखा चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तस्वीर वो भी है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है गुजरात की जनता को कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें घरों से और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक एक मत जो है वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस लिहाज से ये तस्वीर काफी संदेश देती हुई भी नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले गांधीनगर अपने घर पहुंचे हैं अपनी मां हीराबेन से मिलने के लिए। गांधीनगर में कल वोटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी कल साबरमती विधानसभा क्षेत्र में वोट डालेंगे, उससे पहले आज अपने घर अपनी मां से मिलने पहुंचे। आप देखिए, अपनी मां के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और मां ने बड़े ही स्नेह और बड़े ही दुलार से अपने बेटे के सर पर हाथ रखा, उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, राजेश और निर्णय। ये जो कई बार हमने देखा है, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, तो ये तस्वीर क्या कह रही है? हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और ऐसी तस्वीर हमने आपके जरिए बहुत बार देखी है। देखिए, माँ के साथ उनका एक अलग ही प्रकार का लगाव है। इनफैक्ट उनकी फैमिली से अगर आप बात करें तो वो बताते हैं कि उनके घर में भी उनकी माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय जो थे वो बचपन से ही नरेंद्र मोदी थे। और बताते हैं कि भाई उनका स्वभाव जो था बड़ा हंसमुख था, इसलिए घर में सबको एक तरह से वो एंटरटेन करते रहते थे और इस वजह से, और माँ के काम में भी काफ़ी हाथ बटाते थे, इसलिए माँ के साथ उनका बचपन से ही एक बड़ा अलग प्रकार का नाता था और वो आज भी कायम है। और मैं आपको बता दूं कि वो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है माँ से मिलने ज़रूर जाते हैं। और अगर वो अहमदाबाद में हैं और उनके पास समय है अगर 1 घंटे का भी, तो वो अपनी माँ से मिलने जरूर जाते हैं। और इस बार तो आप देखिए, वो लगातार पिछले 1 महीने से गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा यहीं अहमदाबाद में ही वो लगातार कैंप किए हुए थे। तो ऐसे में अब जब आज वो पहुँचे हैं मतदान से एक शाम पहले, तो उन्हें लगा कि सबसे पहले जाकर के माँ का आशीर्वाद लिया जाए। और वो भी क्यों ना, क्योंकि कल सबसे क्रूशल फेज का इलेक्शन भी है। जाहिर सी बात है, माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया होगा विजय का जी, क्योंकि इस बार आप देखिए बहुत ही क्रूशल चुनाव है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी फेस कर रही है और ऐसे में ये वाला जो फेज है, सेकंड फेज, इससे बहुत उम्मीदें भी हैं पार्टी को, क्योंकि पिछली बार की बात के अलावा भी यदि हम कहें तो लगातार यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है। और ऐसे में उनका माँ के पास पहुँचना, माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलना, ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं
कि माँ के साथ उनकी जो आत्मीयता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। वो जब भी आते हैं, आपने देखा होगा, एक बहुत ही सादगी के साथ वो उनसे मिलने जाते हैं। प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं जाता है, या पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं जाता था। एक बेटा जो है वो अपनी माँ से मिलने जाता है, माँ का हालचाल पूछने जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही मार्मिक दृश्य होते हैं, बहुत ही टची मोमेंट्स होते हैं जब वो आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। माँ जिस तरह से उन्हें दुलार करती है, पंकज जी बिल्कुल। राजेश, जरा आपसे भी समझना चाहेंगे। हम देखते हैं कि जिस शख्स के कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी हो, उन्हें जब प्यार से, दुलार से मां 500 का नोट देती हैं तो वो तस्वीर को भी बड़े प्यार से प्रधानमंत्री दिखाते हैं। संभव है कि उस तरह की भी तस्वीर देखने को मिले। हालांकि अभी 3 तस्वीरें आई हैं जिसमें एक में वो पांव छू रहे हैं, एक में मां बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, आपने महत्वपूर्ण बात की थी कि चूंकि पिछले अगर हम बात करें 1 तारीख की, तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, तो एक संदेश देने की भी कोशिश है कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं खुद अपना वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, पहले सवाल के जवाब में मैं आपको बता दूं कि आधे घंटे का वक्त हो चुका है पंकज, जब प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने के लिए यहां पे पहुंचे थे और अभी भी अंदर हैं। और मां और बेटे का जो अटूट बंधन है वो इस वक्त यहां पर साफ नजर आता है। और सब बड़ी बात यह है कि वो प्रधानमंत्री बन के यहां नहीं आते हैं, और यही वजह है कि सुरक्षा दस्ता बहुत ही मिनिमम, सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां लेकर वो यहां पे पहुंचते हैं, बहुत ही कम सुरक्षा में पहुंचते हैं। अमूमन हम देखते हैं प्रधानमंत्री का जब कॉन्वॉय चलता है, जब से हमने रोड शो में भी देखा, बहुत लंबा कॉन्वॉय होता है, लेकिन जब यहां अपने मां से मिलने पहुंचते हैं तो वो नरेंद्र बन के पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी बन के पहुंचते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ 2 गाड़ियां जो है वो यहां पर आती हैं और महज 8 से 10 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो आपको यहां पे नजर आएंगे। और साथ ही जब मां का प्यार मिलता है, वो तस्वीरों में मैं भी इस वक्त देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो खिल जाता है। और लंबा इस बार जो कैंपेन रहा है वो प्रधानमंत्री का काफी लंबा कैंपेन रहा है। तकरीबन हर एक विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने साधने की कोशिश की है, वहां तक के मतदाताओं से तक पहुंचने की कोशिश की है। ऐसे में इस जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, इतने दिनों गुजरात में थे लेकिन मां से मिल नहीं पाए थे, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और वक्त है तो अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। मतदान पहले फेज की अगर हम बात करें पंकज तो कम हुई थी, और यही वजह है कि तमाम एजेंसियां भी अपील कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां आना अपने आप में एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश देता है गुजरात के मतदाताओं के लिए, जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के मतदाताओं के लिए, कि प्रधानमंत्री जब खुद दिल्ली से चल के मतदान करने आ सकते हैं तो वो अपने घरों से निकल के महज कुछ किलोमीटर दूर मतदान करने क्यों नहीं जा सकते। तो बड़ा मैसेज है, प्रधानमंत्री अपनी मां के पास मिलने पहुंचे हैं और मतदाताओं में भी बड़ा मैसेज जाने वाला है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजेश। आपका निर्णय, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।